गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंशल धायल ट्राइडिम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हमारे कल तक के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को काफी बारीकी से समझ चुके हैं, काफी नजदीकी से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। उस सबको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरे पुराने लेक्चर्स आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में उसकी उस पर जो टॉर्क लगती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां तक पहुंच चुके हैं। आज हम हमारे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि इस वीडियो से हम लोग एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। वो ट्रेंड ये है कि बेटा हम हर वीडियो के लास्ट में, आने वाले सभी वीडियोस में, आगे के और इस वीडियो में भी लास्ट में एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग कितने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। उसी से मुझे थोड़ा आइडिया लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फेस टू फेस तो बात कर नहीं सकते, कमेंट्स में ही बात कर सकते हैं। तो हर पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, एंड देन उसके लास्ट में मैं जो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप ये समझेंगे कि ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई इलाका है, ऐसा कोई रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब उसी के अंदर मैंने क्या किया, उसके बीच में मैंने एक सरफेस रख दिया, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस रख दिया। तो इस सरफेस से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। नॉर्मली का मतलब जैसे ये मान लेते हैं, यहां पे हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इस तरफ जा रही है, जैसे मेरा हाथ जा रहा है। अब मैंने उसके बीच में एरिया रख दिया, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही हैं, वो नंबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। कोई डाउट है बेटा यहां तक? ठीक है। अब बात आती है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन होता है फाई और नीचे छोटा सा ई लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अब ई यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है। ए क्या है, ए बेटा ये एरिया है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ये थीटा क्या है? तो बेटा ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे आप लोगों के दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि एरिया वेक्टर, वेक्टर्स, फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है और स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। अब तक हम लोगों को ये गलतफहमी थी कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, किसी भी एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया तो एरिया होता है। लेकिन ये गलत है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर। अब कैसे, एरिया वेक्टर कैसे है, इसको आप ऐसे समझेंगे। जैसे बेटा आपको ये कुछ रंग बिरंगे से हाथ दिख रहे होंगे, ये है ना, ये जो सरफेस है या ये जो एरिया है, इस अगर मैं जो आपको बता रहा हूं कि एरिया एक वेक्टर है, तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सवाल यही उठता है कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो याद रखना बेटा, एरिया एक वेक्टर है और एरिया की डायरेक्शन उसके सरफेस से 90 डिग्री पे नॉर्मल, जैसे मैंने यहां पे जो मार्कर रखा है ना, इस मार्कर के अलोंग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इस मार्कर के अलोंग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एरिया एक वेक्टर है और इस एरिया वेक्टर की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो तो एरिया के बराबर होता है। जो एरिया, जैसे इसकी एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगी, ठीक है, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा, आप लोगों की तरफ आ रहा है ना। अगर मैं इस एरिया को इस तरीके से रख देता हूं तो एरिया का वैल्यू तो वो का वही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अब इससे नॉर्मल जाना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा एक्सिस आता है, ऊपर की तरफ आता है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, इसी एरिया वेक्टर को अगर मैं इस तरीके से रख देता तो इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हो जाती। तो मतलब जैसे जैसे आप एरिया को घुमाते जाएंगे उसका वेक्टर भी घूमता जाएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो यहां तक अब ये एरिया वेक्टर कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एरिया से नॉर्मल होती है। तो बेटा ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इसको आप ऐसे समझेंगे, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, मैंने ये एरिया इसके सामने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, आप बता सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना है? बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सोचना, बड़े धीरे से, कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में।
और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बेटा हमारे थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या हो गई, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो एंगल थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो आपकी फ्लक्स कितनी हो जाएगी ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ई ए बच जाएगा, कोई डाउट। अब कितना हुआ, एरिया वेक्टर किस तरफ आ गया, एरिया वेक्टर आप लोगों की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब इसका फ्लक्स कितना हो गया 0। और आप बिल्कुल बड़े ध्यान से आप इस चीज को समझ भी सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देखिए। जब ये एरिया इस तरीके से थी, जब ये एरिया इस तरीके से थी तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही थी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर गुजर रही थी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू थी कितनी ई ए। जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया, अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके आसपास से निकल रही हैं, इसके क्रॉस तो कोई नहीं कर रही, इसको इसके थ्रू तो कोई नहीं निकल रही, इसको पार तो कोई नहीं कर रही। ठीक है, सब इसके आसपास से निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, कोई लाइन नहीं निकल रही, 0 हो गया। और हमारा फॉर्मूला भी यही बता रहा है 0 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और डिटेल में और 3D में लेकर जाऊंगा। चलिए, ये हमारे पास आ गई फ्लक्स। ठीक है, अब पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन मैंने बताया था, प्लस से शुरू होती है और नेगेटिव तक जाती है या इंफिनिटी तक जाती है। फोर्स कैसी वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी, फोर्स इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। सवाल ये उठता है एरिया क्या थी, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब जो सवाल उठता है वो ये कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी मैं कोई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो इससे मुझे जो वेक्टर मिलेगा, इससे जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी वो भी वेक्टर होगी, इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और जब मैं कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए डॉट बी, जिसको आप बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ये बेसिक्स हैं, आपको कुछ पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आप बता देंगे, हम इसका वेक्टर्स का अलग से चैप्टर ले लेंगे, वो 11th क्लास में लेना ही है। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इससे हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा स्केलर होगी, इसीलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर मिलेगा उनको मल्टीप्लाई करने पे वो भी एक वेक्टर होगा। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा वो एक स्केलर होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यहां पे फ्लक्स को निकालने के लिए हम ई और ए का किस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इससे जो हमें आंसर मिल रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें मिल रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगेन सीबीएसई, आरबीएसई और कुछ कॉम्पिटिशंस में, मैं नहीं कहूंगा कि नीट और आईआईटी जेईई में, लेकिन जो आपके एनडीए वगैरह हैं इनके अंदर पूछा गया है कई बार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी ई ए। कब हो जाएगी, जब आपके थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट यहां तक बेटा? एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा मिनिमम, और वो कितना हो जाएगा 0। कोई डाउट यहां तक? अब एक कंफ्यूजन यहां पर जन्म ले रहा है, कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में उठ रहा है, मुझे पता है, जो लोग बारीकी से देख रहे हैं कि सर अगर थीटा मिनिमम की वैल्यू 0 डिग्री है तो थीटा बराबर 180 डिग्री पर क्या होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री पर क्या होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों, माइनस ई ए। आप कहेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम है, समझ आता है, लेकिन जीरो और नेगेटिव में से तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम तो सर तुम 0 को ले रहे हैं, व्हाई?
कारण क्या है? पहले तो इस माइनस का मुझे मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को कि ये माइनस किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसको आप यूं समझेंगे कि मैं मेरे बैंक अकाउंट की बात करता हूं। ठीक है, देखिए मेरे अगर बैंक अकाउंट में बेटा 10 रुपए हैं, कहीं मैं समझता हूं ना कि वास्तव में सर कहते 10 रुपए ही है ना, मजाक कर रहा हूं। मेरे अकाउंट में अगर 10 रुपए हैं तो मैं कहूंगा मेरा अकाउंट बैलेंस है +10, कुछ भी नहीं है तो मैं कहूंगा 0। और अगर मैं कहता हूं मेरा अकाउंट बैलेंस -10 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर बैंक की तरफ से 10 रुपए का कर्जा है। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है बेटा EA अगर पॉजिटिव है, EA अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आपकी फ्लक्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं। ध्यान से समझना, इसको आप यूं समझेंगे कि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक बंद कमरा है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी नहीं, वरना मैं यहाँ आपको और क्लियर कर देता हूँ। चलो कोने में क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ ही जाएगा। और वैसे भी मेरा समझ आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर किसका समझ में आएगा? मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। एक कमरे के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बंद है तो बेटा हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कमरे से केवल बाहर ही निकलेंगी, है ना? तो इसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर इसी कमरे में नेगेटिव चार्जेस बंद होते तो क्या होता? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ आ रही होती। अंदर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइनस से शो किया जाता है और बाहर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लस से शो किया जाता है। लेकिन ये अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, वैल्यू तो है ना इनकी कुछ ना कुछ। 0 का मतलब तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकल ही नहीं रही हैं, तो इसीलिए 0 को इस केस में मिनिमम माना जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक, है ना? समझ में आ गया? तो मतलब ये जो कह रहा है, ये तो बोल रहा है कि सरफेस से बाहर निकल रही है और ये कह रहा है सरफेस के अंदर जा रही है, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक में बाहर जाती हुई, एक में 0 वाले केस में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसीलिए इसे हम मिनिमम मानते हैं। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा फंडा? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो यहां से हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ और बेसिक्स पर, जिन्हें हम कहते हैं यूनिट और डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। जैसा मैंने बताया है कि यूनिट्स और डायमेंशन पे पक्का 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 क्वेश्चन आता है आरबीएससी एज वेल एज सीबीएसई। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी बेटा? बता सकते हैं? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ई और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं। तो ई की क्या होती है? कमॉन 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 फास्ट। ई की क्या होती है? न्यूटन कूलाम इनवर्स, याद आया? ठीक है, एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई आपके पास यूनिट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब आपको मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बताई थी। वो यूनिट क्या थी? याद करो याद करो, वोल्ट मीटर इनवर्स, ऐसा कुछ था। क्या थी? वोल्ट मीटर इनवर्स। जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं उनको तो पता होगी यूनिट, जिन्होंने नहीं देखे आई बटन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स। वोल्ट मीटर इनवर्स होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। एरिया की यूनिट कितनी है बच्चे? मीटर स्क्वायर। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? मीटर यहां पे 2 बार आ रहा है, एक बार पावर -1 है, एक बार पावर 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 2 - 1 1। तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वैसे तो एक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज नापने के लिए काम में ली जाती है, तुम लोग तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में देखोगे। लेकिन वोल्ट मीटर एक यूनिट भी होती है। किसकी यूनिट होती है? फ्लक्स की। ठीक है, फ्लक्स की ये भी यूनिट है, फ्लक्स की ये भी यूनिट है। अब सुनो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन की बात कर रहा हूं यहाँ, बोर्ड्स की नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में मल्टीपल चॉइस का मुझे नहीं लगता अभी तक सिस्टम शुरू हुआ है। ठीक है, कंपटीशन के अंदर आपको जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर ये यूनिट भी दी जा सकती है, ये यूनिट भी दी जा सकती है। जैसे मैंने एक कंपटीशन की बताऊं आपको, एयरफोर्स के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में था बोथ, ऑप्शन डी में था नन ऑफ द अबव। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? बोथ। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। और यह हो सकता है इसमें से एक होती, कोई नहीं होती, तो वो हो जाता। कोई डाउट यहां तक क्लियर है?
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यूनिट्स पे आ गए, ये हो गई आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स वोल्ट मीटर। और अब बात आती है अगले सेक्शन की, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। बेटा एक ही क्वांटिटी की अनगिनत यूनिट्स हो सकती हैं, एक ही क्वांटिटी की अनगिनत यूनिट्स हो सकती है। मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में आपको बड़े प्यार से वो चीज समझाऊंगा। मैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी कई चीजों में तोड़ सकता हूं, लेकिन अभी इतना, क्योंकि आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशंस का इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेलूंगा, वरना आपको फिजिक्स का स्विच उड़ जाएगा। ठीक है, हम उतना ही खेलेंगे जितना हमें बोर्ड या उसके कंपटीशन देखो, जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं कंपटीशन के लिए, किसके लिए देख रहे हैं? कंपटीशन। जो बोर्ड्स के लिए देख रहे हैं उनको जो मैं बता रहा हूं सफिशिएंट है, इससे आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने पढ़ाए हुए से बाहर ना आज तक आया ना कभी आएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब तक मैं 11th कवर नहीं करवाऊंगा तो आपको कुछ भी कंपटीशन लेवल का मसाला जो है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में नहीं करवा सकता, क्योंकि कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन जैसे 12th का आ रहा है तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट 11th का लगेगा, है ना। तो जब हम 11th स्टार्ट करेंगे तब मजा आएगा, तब बताएंगे। चलिए डायमेंशन ऑफ फ्लक्स की बात करते हैं, क्या होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है? कमान कमान कमान, याद करो याद करो। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि नहीं याद रखनी पड़ेगी कुछ छोटी छोटी डायमेंशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तुरंत बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी? न्यूटन कूलम इनवर्स थी, ठीक है। और उसकी यूनिट कितनी थी? मीटर स्क्वायर थी एरिया की। तो न्यूटन यानी फोर्स के लिए मैंने कहा था याद रखना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ से मीटर सेकंड, है ना। तो ये हो गई फोर्स, न्यूटन के लिए आ गया। कूलम 80 पावर -1 है तो a -1 t -1 मीटर स्क्वायर यानी कि L2। तो बेटा क्या बन गया? m, L 2 बार आ रहा है, एक बार तो L3, ये -2 -1 -3 और ये a -1। ये हो जाती है आपके पास डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कई बार पूछ लेते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ जैसे क्या होता है कि एग्जाम में आपसे फील्ड फोर्स मालूम है कि ये सब लोग याद रखेंगे, फ्लक्स जैसी डायमेंशन है उसको मिस कर जाते हैं, वो पूछ लेते हैं। तो अब अभी तक जो मैंने बताया इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन बन गए थियोरेटिकल। तो कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? ये न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर है या वोल्ट मीटर है। डायमेंशन क्या है? ml3 t -3 a -1 है। ये 3 क्वेश्चंस थियोरेटिकल बन गए। अब मैं इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाता हूं जिससे फ्लक्स वाली पिक्चर आपको बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर एग्जाम में। अगेन वही नाम लूंगा, CBSE एज वेल एज RBSE, क्योंकि मुझे तो दोनों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तरीके का फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन 1 बेटा, इसके अंदर आपको सिंपल सी वैल्यू दे रखी होगी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वहां एरिया वेक्टर की जो वैल्यू है, ये i कैप j कैप k कैप हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है, तो यहां ऊपर वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर की वैल्यू को एरिया उसके बीच में रखी हुई है जिसकी वैल्यू है 3k कैप। मेरा पहला सवाल, इस एरिया का मुंडा किस तरफ है? मुंडा मतलब समझते हो ना, मुंडा। इस एरिया का मुंह किस तरफ है? ये k कैप आ रहा है, k कैप, i j k 3 चीजें हैं। i तो हमेशा x एक्सिस को शो करता है, j y को, और k किसको? z को। तो इसका मुंडा इस तरफ है क्योंकि इसका z एक्सिस की तरफ है वेक्टर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मुंडे को छोड़ो, अपने को तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E डॉट A। नाउ व्हाट इज E? जब भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो i j k की टर्म्स में, तो हमेशा i से i मल्टीप्लाई होता है, j से j मल्टीप्लाई होता है और k से k मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आंसर आएगा? यहां i के साथ क्या है? 2। अब मेरे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? यहां पे 2 देखेंगे साहब, यहां तो i के साथ 2 है, यहां तो i है ही नहीं, तो उसको 1 ले लेंगे। नहीं है इसका मतलब 0। कहने का मतलब बेटा इस एरिया वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज नहीं है तो 2 इंटू 0 कितना होता है? 2 इंटू 0। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर 2 इंटू 0 1 होता है या 2 होता है। ऐसा नहीं होता, 2 इंटू 0 0 होता है, ठीक है। कई बार हो जाता है ये 3 इंटू 0 0। यहां पर k के साथ क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 0। तो 0 इंटू 2 भी 0, तो आपकी फ्लक्स भी कितनी हो गई? 0। आप कहोगे सर बड़ा मजा आया, क्योंकि हमें एक चीज सिखाई जाती है कि फिजिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आए तो सारे को 0 चिपका दो, 90% चांस है कि वो सही होगा, है ना।
क्या होता है कि देखो इसको अपन कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि जीरो क्यों हुआ। आपके पास इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन के इस तरीके से था हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको मतलब समझाऊं कि इस क्वेश्चन का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आई और जे कैप दोनों आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, मतलब मैं यहां पे आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 3D ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका कुछ हिस्सा आई कैप मतलब एक्स की तरफ भी है। कुछ गलत तो नहीं दिया? ऐसे कर देते हैं क्योंकि तुम्हें बचपन से ऐसे ही सिखाया गया, ठीक है। तो आई कैप मतलब इसका कुछ हिस्सा तो एक्स एक्सिस की तरफ है और कुछ हिस्सा जे कैप मतलब वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई के बीच में कहीं है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर आपको 3D समझ में आती है तो ये जेड एक्सिस जो मैंने ऐसे बनाया है ये बेसिकली है क्या, ये जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल है, 3 एक्सिस है हमारे पास 3D में, ठीक है। तो जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर आ रहा है बेटा, इसके अंदर केवल और केवल के कैप आ रहा है, यानी कि ये आपकी जो एरिया वेक्टर है ये इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब ये आपकी एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं, ये मेरा मार्कर जा रहा है इस तरफ, तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो आंसर क्या आ गया? 0 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट? एक तो ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन हम इसके बाद के आगे की बातों को समझते हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं थे, आपको आंसर देने थे, ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं ताकि थोड़ा सा मजा आए गेम में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एंगल बिटवीन अ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 30 डिग्री। एक सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन कूलम इनवर्स एंड एरिया इज इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू दे दी आपको ये और ए की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में वादा किया था, ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब तक कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर नहीं दोगे ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मुझे ये पता तो चलना चाहिए कि आप लोग मुझे कितना देख रहे हैं, या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आई नीड द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर का और फिर आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगा। जितना हमने फ्लक्स के बारे में देखा उसको अच्छी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू मुझे इतनी देर झेलने के लिए। बाय।